नमस्कार फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं हम सेल और बैटरी की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। तो एक वीडियो और आएगी, उसके बाद में सेल और बैटरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो भी अपना चैप्टर बचा हुआ है, जो भी अपना सिलेबस बचा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाई जा सके। ये ज्ञान सरोवर ITI का एक छोटा सा अपना प्रयास है, ताकि हर बच्चे तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचे, हर बच्चे तक सिलेबस पहुंचे, ताकि जो पेंडिंग सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था प्राइमरी सेल के बारे में, कि प्राइमरी सेल के बारे में हमने पढ़ा। प्राइमरी सेल में बताया गया कि वो एक बार ही आवेशित होता है, दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, दोबारा उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ये था हमारा प्राइमरी सेल। लेकिन अब आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल ने बताया है कि वह सेल जो पुनः आवेशित किया जा सकता है, जो चार्जिंग करंट के विपरीत दिशा की करंट से चार्ज होता है। देखिए इसके ऊपर मुख्य बात क्या है। मुख्य एक तो हमने इसमें पढ़ा कि जो सेकेंडरी सेल है, जैसे अपने घरों के अंदर इन्वर्टर वाली बैटरी है, उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल में आती है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई है? दूसरी बात ये बताई है कि जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ कि ये मेरा लैंप है और ये मेरी कोई भी एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जब इस बैटरी का कनेक्शन इस लैंप से किया जाता है, जब इस बैटरी का कनेक्शन इस लैंप से किया जाता है, तो इस लैंप के अंदर जो करंट बहने की दिशा है वो क्या है, और जब इस बैटरी को चार्ज किया जाता है, जब इस बैटरी को चार्ज किया जाता है, चार्जिंग करंट दिया जाता है, तो वो आवेशित किया गया जो बैटरी है हमारी, और उससे जो लैंप के अंदर चार्जिंग जा रही है या फिर लैंप के अंदर जो वोल्टेज जा रही है उसके विपरीत रहेगी। यही बात इसमें मेन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर कि सेकेंडरी सेल जब चार्ज किया जाता है तो उसकी करंट बहने की दिशा होती है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए कि सेकेंडरी सेल को जब चार्ज किया जाता है तो उसकी करंट बहने की दिशा होती है। डिस्चार्जिंग के समय करंट की दिशा के विपरीत, या फिर समान, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, या फिर सभी। तो इसके अंदर सही आंसर क्या आएगा? चार्जिंग के समय जो करंट की दिशा होती है वो हमारी विपरीत दिशा होती है। क्या होती है भाई? विपरीत दिशा होती है। ये था हमारा सेकेंडरी सेल। अब बात करते हैं आपका टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल है वो कितने टाइप के होते हैं? सेकेंडरी सेल मुख्य तौर पर दो टाइप के होते हैं। पहला अपना आएगा लेड एसिड सेल। पहला क्या आएगा? लेड एसिड सेल। दूसरा एल्काइन सेल और निकल आयरन। एल्काइन सेल या फिर हम कह सकते हैं निकल आयरन सेल कह सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, इस चित्र के द्वारा देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 का यूज किया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। लेड एसिड सेल, ये क्या है? अपना लेड एसिड सेल है। उसके बाद में बैटरी के लिए सामान्य विनिर्देश निम्न, इसने कहा है कि जो बैटरी है हमारी, उसके लिए जो बैटरी जब हम बनाते हैं तो क्या क्या हमें इसमें सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो पहले इसमें कहा है कि वोल्टता की हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एम्पियर हावर, AH का मतलब होता है एम्पियर हावर्स। और तीसरा पॉइंट आएगा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथा आएगा विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व। विद्युत जो अपघट्य होता है अपना, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसका विशिष्ट घनत्व के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट बनता है नंबर ऑफ सेल ग्रुप्ड। वे हमें कितनी बड़ी या फिर कितने वोल्ट की बैटरी बनानी है, उसी अनुसार नंबर ऑफ सेल ग्रुप करेंगे। इसके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ सेल को ग्रुप कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे पास एक सेल होता है और उन सेलों को आपस में जोड़कर वोल्टेज या करंट हम बढ़ाते हैं, तो वो कैसे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में आगे देखेंगे।
तो अब बात करते हैं आप कि पूर्ण रूप से आवेशित सेल की वोल्टेज। इसने कहा है जो सेकेंडरी सेल होता है उसकी लगभग पूरा जो चार्ज सेल होगा उसकी वोल्टेज 2.1 से लेकर 2.6 वोल्ट तक होती है। कितनी होती है? 2.1 से लेकर 2.6 वोल्ट तक होती है। और निरावेशत का मतलब जब सेल मेरा डिस्चार्ज होता है, जब सेल मेरा डिस्चार्ज होता है तब वोल्टेज 1.8 रहेगी। तो हम इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि लेड एसिड सेल की अगर बात आए तो उसकी वोल्टेज क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। कहीं भी, चाहे एग्ज़ाम हो, रेलवे के अंदर हो, चाहे ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे HSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे DRDO का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि आवेशित सेल की वोल्टेज होती है 2.1 से लेकर 2.6 वोल्ट तक होती है। और जब डिस्चार्ज हो जाता है सेल, जब मेरा डिस्चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज उसकी रह जाती है 1.8 वोल्ट तक। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। किसकी बात करते हैं? कैपेसिटी की। बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो कैसे होती है और किस पे डिपेंड करती है? तो उसके बारे में क्या है कि एक भंडारण सेल की धारिता का मात्रक एम्पियर हावर है। क्या है? एम्पियर हावर्स। क्या है अपना? एम्पियर हावर है। एक बार दोबारा समझिए इस चीज़ को कि धारिता है, कैपेसिटी है, वो क्या है कि एक सेल का जो भंडारण है वो एम्पियर हावर में होता है। एक सेल के अंदर जो चार्ज है वो एम्पियर हावर्स में होता है। अब कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो करंट गुणा में टाइम। कैपेसिटी की बात करते हैं तो करंट गुणा में टाइम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बनता है कि सेल की कैपेसिटी होती है, सेल की कैपेसिटी होती है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं एक बार, कि ए ऑप्शन आपको दे देगा एम्पियर गुणा में हावर्स, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे देगा एम्पियर बटा में हावर्स, और सी ऑप्शन दे देगा आपको एम्पियर बराबर में हावर्स, और डी ऑप्शन दे देगा आपको हावर्स बटा में एम्पियर। बताइए इसमें सही आंसर क्या रहेगा? तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? एम्पियर बटा में हावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो वो यहीं से उठाएगा कि जो सेल की कैपेसिटी होती है वो कैसे होती है, करंट गुणा में टाइम में होती है। अब सेल की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? इसने कहा है कि जो सेल की कैपेसिटी है, जो सेल की ताकत है, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो पहला पॉइंट इसने दिया है पट्टियों का आमाप। पट्टियों का आमाप की पट्टियां है जो हमारी हमने प्लेट रखी है सेल के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका आकार के ऊपर डिपेंड करता है, पट्टियों की संख्या पे डिपेंड करता है, और प्रयुक्त सक्रिय पदार्थ, इसने कहा है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अपघट्य की सांद्रता। अपघट्य की सांद्रता का मतलब कितना आयनीकरण हो रहा है, कितने आयंस में वो कितना जल्दी टूट रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आगे इसने क्या बताया है? अब आगे मुख्य तौर पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है उस पॉजिटिव प्लेट की तुलना में नेगेटिव प्लेट एक ज़्यादा होती है। कैसे होती है वो आपको मैं इस चित्र के द्वारा दर्शा रहा हूँ कि मेरे पास ये नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अब देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, हमारे पास 3 सेल यूज़ किए गए हैं। 3 सेल के अंदर क्या है कि पॉजिटिव प्लेट 1, 2 और 3 है, नेगेटिव प्लेट 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है वो हमारी क्या है, एक ज़्यादा है, जो यहाँ दिखाई गई है। क्या बताया इसने? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक बैटरी के अंदर या एक सेल के अंदर पॉजिटिव प्लेट होती है नेगेटिव प्लेट के बराबर, या नेगेटिव प्लेट से एक कम, या नेगेटिव प्लेट से एक ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नेगेटिव प्लेट से एक कम पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट से एक कम होती है। अब बात करते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी।
अब आगे देखते हैं कि टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। तो इसने कहा विद्युत अपघट्य का टेम्परेचर। विद्युत अपघट्य का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है हमने और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनीकरण होता है उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.250 प्लस हो सकती है 0.010। दोबारा देखिए एक बार, जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रोलाइट का वो 27 डिग्री तक और स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेरी 1.250 प्लस माइनस हो सकता है 0.010। आगे स्टार्ट करते हैं। अगला अपना आता है दोष। अब बात आई है अपनी दोष की, डिफेक्ट की, कि बैटरी के अंदर किस किस टाइप का दोष उत्पन्न हो सकता है। तो पहला दोष क्या बनता है? दृढ़ गंधकत्व। पहला क्या बनता है वे? दृढ़ गंधकत्व। दूसरा है आपका व्याकुंचन या फिर हम कह सकते हैं बकलिंग। व्याकुंचन या फिर बकलिंग। आंशिक लघुपथन या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल शॉर्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या बताया आगे इसने कि सेल ज़्यादा डिस्चार्ज, क्या किसके बारे में बता रहा है ये? दृढ़ गंधकत्व। दृढ़ गंधकत्व में क्या बताया है? सेल ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाने या फिर लंबे समय तक डिस्चार्ज रहने पर इसके इलेक्ट्रोलाइट पर गंधकत्व जम जाता है जिससे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसने क्या लाइन बताई है? इसने ये बताया है कि दृढ़ गंधकत्व क्या चीज़ है कि जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है या लंबे समय तक डिस्चार्ज रहती है तो उसके ऊपर एक गंधकत्व, एक कार्बन सा आ जाता है जिससे इलेक्ट्रोडों पर कार्बन आने से उनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जिससे क्या हो जाता है? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दृढ़ गंधकत्व बोलेंगे। अब आगे बात आई है कि इसे कम करने के लिए, इसे क्या करने के लिए? कम करने के लिए बैटरी को पुनः आवेशित करनी होगी या फिर बैटरी को पुनः रिचार्ज करना होगा। जब बैटरी पुनः चार्ज होगी तो इस गंधकत्व को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट अपना है व्याकुंचन। अगला पॉइंट क्या है? व्याकुंचन। ज़्यादा चार्ज और डिस्चार्ज से सेल की प्लेट मुड़ जाती है। व्याकुंचन नाम को एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। व्याकुंचन। व्याकुंचन क्या बताया इसने? कहा है कि जब मेरी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाती है या ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? हमें व्याकुंचन बोलते हैं, क्योंकि प्लेटें हमारी इस प्रकार होती है लेकिन जैसे ही चार्ज ज़्यादा होती है तो प्लेटों में क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है, या ज़्यादा डिस्चार्ज होती है तो प्लेटों में बैंड आ जाता है। तो बैंड आने से जो क्रिया हुई है या फिर जो बैंड आया है वो किसकी वजह से आया है? बकलिंग की वजह से आया है या फिर व्याकुंचन की वजह से आया है। अगला अपना पॉइंट आता है आंशिक लघुपथन। क्या है? पार्शियल शॉर्ट। पार्शियल शॉर्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोड से गिरने वाली तलछट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का लघुपथन करके उस सेल का आवेशन और निरावेशन दोनों के समय अति उष्मा कर देती है। क्या बताया इसने? इसने बात बोली है कि मेरे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उनसे जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल नीचे गिरता है तो उस वजह से हमारे सेल में जो आवेश और निरावेश, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय क्या आता है? अति उष्मा प्रदान होती है, अति उष्मा उत्पन्न करती है। ये हमारा क्या है? आंशिक लघुपथन। अब बात करते हैं आप एफिशिएंसी की, दक्षता की बात करते हैं। तो दक्षता क्या आती है? वैसे हम दो प्रकार से दक्षता को मापते हैं। पहला एम्पियर हावर या फिर वाट हावर। एम्पियर हावर या वाट आवर। तो एम्पियर हावर की अगर एफिशिएंसी देखनी हो तो क्या आएगी अपनी? आउटपुट एम्पियर हावर डिस्चार्ज के समय बटा के अंदर आउटपुट एम्पियर हावर डिस्चार्ज के समय बटा में इनपुट इन एम्पियर हावर चार्ज के समय। अब दोबारा देखिए, एम्पियर हावर की जो एफिशिएंसी है वो क्या बनेगी? आउटपुट एम्पियर हावर में। आउटपुट किस में लेंगे आप? एम्पियर हावर में लेंगे डिस्चार्जिंग के समय, और चार्जिंग के समय हम क्या लेंगे? इनपुट एम्पियर हावर। तो हमारी क्या आ जाएगी? एम्पियर हावर एफिशिएंसी आ जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वाट की दक्षता, अगर वाट घंटा, वाट हावर दक्षता
मापनी हो तो कैसे मापी जाएगी। एक इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एम्पियर घंटा दक्षता से सदैव कम होती है। क्या बताया इसने, वाट घंटा दक्षता, यहाँ पर फोकस कीजिए, वाट घंटा दक्षता, वाट हावर एफिशिएंसी एम्पियर हावर एफिशिएंसी से सदैव कम होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि वाट आवर एफिशिएंसी है वो एम्पियर आवर एफिशिएंसी से होती है कम, ज़्यादा या बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा अपना, एम्पियर आवर एफिशिएंसी वाट आवर एफिशिएंसी से कम होती है। अगला पॉइंट आएगा अपना, वाट घंटा, वाट हावर एफिशिएंसी एम्पियर हावर दक्षता से कम होती है। तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी वो हमारी ज़्यादा होगी किससे, वाट हावर एफिशिएंसी से। यही इसमें मुख्य पॉइंट था। अगला इसने बताया है कि क्योंकि डिस्चार्जिंग के साथ वोल्टेज चार्जिंग के समय से कम होती है। इसने क्या बताया, इसने बात बोली है कि डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग का समय है उस समय जो वोल्टेज है वो मेरी चार्जिंग से कम होती है। कैसे कम होती है, अब आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने कभी भी बैटरी चार्जिंग के समय आपने कोई मीटर से देखा होगा या फिर आपने कहीं अदर जगह पर देखा होगा, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब मेरा इन्वर्टर चार्जिंग हो रहा है, जब मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, तो वहाँ पर वोल्टेज हाई रहती है। वोल्टेज क्या रहती है, हाई रहती है। लेकिन जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो वहाँ पर वोल्टेज कम रहती है। वहाँ वोल्टेज क्या रहती है, कम रहती है। अब वाट हावर दक्षता को मापना है तो कैसे मापा जाएगा, एम्पियर हावर एफिशिएंसी गुणा में एम्पियर हावर, वाट हावर दक्षता अगर मापेंगे तो क्या आएगा, एम्पियर हावर दक्षता गुणा में एवरेज वोल्टेज ऑन डिस्चार्ज, एवरेज वोल्टेज ऑन डिस्चार्ज बटा में एवरेज वोल्टेज ऑन चार्ज, बटा में एवरेज वोल्टेज ऑन चार्ज। अगर हम ऊपर से कंपेयर करें, एम्पियर हावर से कंपेयर करें तो बराबर बनती है। यहाँ पर आउटपुट एम्पियर हावर डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर एवरेज वोल्टेज ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय की वोल्टेज बटा के अंदर एवरेज वोल्टेज ऑन चार्ज, यहाँ पर इनपुट इन एम्पियर हावर और गुणा कर देंगे किससे, एम्पियर हावर एफिशिएंसी से। किससे गुणा कर देंगे, एम्पियर हावर एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे। अब बात आई है कि जब लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार होता है या कैसे बनता है या किस वे में रहता है, और जब बैटरी चार्ज होती है तब किस वे में वो बनता है। तो यहाँ पर फोकस कीजिए एक बार कि जब बैटरी की डिस्चार्ज, जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, किस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या क्या बनता है। तो इसने कहा है कि लेड पर ऑक्साइड, पहला क्या बनता है, लेड पर ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन मिला देते हैं, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या है, PbO2, प्लस में हाइड्रोजन का क्या बनता है, H2, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बनता है, H2SO4। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या बनता है, लेड सल्फेट, क्या बनेगा, PbSO4 प्लस के अंदर 2H2O, वाटर क्या बनेगा, 2H2O में बनेगा। और यहाँ हम देखते हैं तो ये मेरी क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ये क्या है अपनी नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट में क्या है, प्योर लेड प्लस में सल्फेट, प्योर लेड प्लस में सल्फेट। तो क्या है भी, Pb प्लस में SO4, Pb प्लस में SO4, ये नेगेटिव प्लेट पे बन रहा है। तो यहाँ पर लेड सल्फेट क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा। ये था अपना डिस्चार्जिंग के समय। अब बात करते हैं अपन चार्जिंग के समय। चार्जिंग के समय क्या बनता है अपना, चार्जिंग जब बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या पॉजिटिव प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पर क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस में वाटर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, PbSO4 प्लस में SO4 प्लस में 2H2O, और लेड पर ऑक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, PbO2 प्लस में 2H2SO4 पॉजिटिव प्लेट के ऊपर बनेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लेड पर ऑक्साइड बनता है PbO2 प्लस में 2H2SO4।
नेगेटिव प्लेट की अगर हम बात करें तो लेड सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन और आगे बनता है लेड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेड सल्फेट क्या बनेगा PbSO4 प्लस में हाइड्रोजन में H2 और लेड में क्या बनेगा भाई Pb प्लस में H2SO4 बनेगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर। तो इस इक्वेशन के अंदर से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, हर बार पूछा भी जाता है। अब आप बात करते हैं प्राइमरी सेल और द्वितीय सेल की तुलना में। प्राइमरी और द्वितीय सेल की हमें तुलना देखते हैं। तो तुलना के अंदर क्या होता है, तो पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की। किसकी बात करेंगे, प्राथमिक सेल की बात करेंगे। तो प्राथमिक सेल में क्या दिया गया है कि यह एक त्वरित EMF एक उत्पादन उपकरण है। जो प्राथमिक सेल है वो मेरा क्या है भाई EMF का उत्पादन उपकरण है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वजन में हल्का है, कम करंट व कम वोल्टेज सप्लाई उत्पन्न करता है, सस्ता भी होता है, जीवन काल कम होता है। जीवन काल की इसकी जो अवधि है वो कम चलती है हमारी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या बताया इसने कहा कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट बनाया है, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट बनाया है उसी से यहाँ पर विद्युत उत्पन्न होती है या फिर करंट है वो मेरा परिवर्तित इसी इलेक्ट्रोलाइट से होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक सेल की बात करते हैं। तो इसे बिजली आपूर्ति के लिए चार्ज किया जाता है। इसने क्या होता है, बिजली आपूर्ति के लिए चार्ज किया जाता है। हम देखते हैं घरों के अंदर इन्वर्टर बैटरी होती है हमारी, उस इन्वर्टर बैटरी का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे घरों में सप्लाई चली जाती है तो उस समय हम ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं और उसी ऊर्जा का फिर हम यूज़ करते हैं। यही बात इसने बताया कि बिजली आपूर्ति की, बिजली जाने के बाद, मेन सप्लाई जाने के बाद हम उस जगह पर इस बैटरी का यूज़ करते हैं। पुनः चार्ज किया जा सकता है जब शाम को या फिर जब भी लाइट आए तो दोबारा बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। वज़न में भारी होती है क्योंकि इस बैटरी बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है तो वज़न में भारी होती है और अधिक वोल्टेज व अधिक करंट सप्लाई उत्पन्न करता है। प्राथमिक सेल है अपनी जो वोल्टेज उत्पन्न करता है 2.1 से 2.6 या फिर 2.1 1.89 वोल्टेज तक उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बैटरी से कितने 12 वोल्ट तक उत्पन्न कर लेते हैं। अगर डबल बैटरी अपना इन्वर्टर है तो हम 24 वोल्ट तक बैटरी को सीरीज में लगाकर वोल्टेज उत्पन्न करवा सकते हैं। अगला है कि ये महंगा है क्योंकि बैटरी बड़ी है, सेल बड़े हैं तो ये महंगा पड़ता है। जीवन काल अधिक है, ये लंबे समय तक 2 से 3 साल तक की उम्र तक इसको चलाया जा सकता है। यह विद्युत सप्लाई देने पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और उसके पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो द्वितीयक सेल होता है, जो द्वितीयक सेल होता है वो उसको हम पहले विद्युत ऊर्जा देंगे, वो हमारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और जब मेन सप्लाई मेरी चली जाती है उसके बाद जब हम इन्वर्टर की सप्लाई लेते हैं, जब हम इन्वर्टर की सप्लाई लेते हैं तो उस समय उस रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये प्राइमरी सेल का पूछ ले तो एक तो आपको ये जो लाइनिंग है ये लाइन दे सकता है और एक द्वितीयक वाली दे सकता है और दोनों ऑप्शन दोनों भी दे सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर खास फोकस हमें डालना होगा। तो आज हमारी दूसरी वीडियो थी और इस वीडियो का आधा सिलेबस, इस चैप्टर का आधा सिलेबस, आधे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। एक वीडियो और बनेगी इसकी 15 या 20 मिनट की, उसके अंदर ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ख़ास तौर के ऊपर मैं ज्ञान सरोवर ITI के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना नोटबुक कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब भी ITI लॉकडाउन के बाद खुलती है तो आपकी नोटबुक चेक की जाएगी और इसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना होगा आपको, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इस सिलेबस को करवाया जा रहा है। तो ये जाया न जाए हमारा वक्त। अब समय भी हमारा कुछ ऐसा है कि हम कहीं आ जा भी नहीं सकते तो घर में फ्री रहते हैं। तो 1 घंटा, मेरे
मेरे कहने से 1 घंटा आप अवश्य ज़रूर लगाएं। अगर 1 घंटा आप अपनी स्टडी पे लगाते हैं तो हमारा जो लॉसेज हुआ है 1 महीने में वो हम अच्छी प्रकार से कवर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की इस टॉपिक में या पिछली वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत आई है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है कि मुझे इस टाइप से दिक्कत आ रही है या फिर ये टॉपिक मुझे इस अनुसार समझ नहीं आया, तो उसको फ़ोन पर कवर करवा दिया जाएगा। थैंक यू।